हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी स्पर्श बुक के गद्य खंड का सेकंड चैप्टर लेकर, जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है डायरी का एक पन्ना, ये रचित है सीताराम सेकसरिया जी के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनका जीवन परिचय समझेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में, परंतु अधिकांश जीवन कलकत्ता में ही बीता। इनका जन्म हुआ था राजस्थान में, परंतु जो इनका जीवन था और जीवन के अधिकांश पल जो रहे वो कहाँ पर बिताए इन्होंने? कलकत्ता में। ये व्यापार से जुड़े होने के साथ अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। मतलब ये क्या थे? व्यापार से जुड़े हुए थे और इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं? साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण अनेक संस्थाओं से ये जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। मतलब जब महात्मा गांधी जी ने इन्हें प्रेरित किया स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए, तो ये उससे भी जुड़े। कुछ साल तक ये आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। इन्होंने स्वाध्याय से पढ़ना लिखना सीखा था। मतलब इन्होंने घर पर रहकर ही पढ़ना लिखना सीखा था। अब इनके जो काव्य संग्रह हैं उसमें आती है स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये लिया गया है इनकी डायरी के एक पार्ट में से। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये किस पे आधारित है। तो बच्चों, ये आधारित है 26 जनवरी 1930 के एक घटनाक्रम पर। तो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा हुआ था, उसी की एक घटना पे आधारित ये चैप्टर है। मतलब उसी घटना पे आधारित ये जो चैप्टर है, मतलब सीताराम जी हैं, ये क्या लिखते थे? डायरियाँ लिखते थे। तो उसी के ऊपर उन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं और उनमें से ये एक आधारित है कि उन घटनाओं में बहुत सारे बड़े बड़े नामचीन लोग, घटनाओं में क्या क्या चीज़ें होती थी, किन किन लोग, कैसे कैसे लोग घायल होते थे, ये सारी चीज़ों का वर्णन उन्होंने अपने इस डायरी के एक पन्ने में किया है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 1930 को देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हालांकि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, परंतु देश में पहले से ही क्या चल उठी थी? स्वतंत्रता की मांग पहले से ही उठ चुकी थी। जब देश में दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो कि डेट थी 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में, तो उस समय क्या घटना घटित हुई, इस चैप्टर में उसी चीज़ का वर्णन है। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखते हैं। लेखक सीताराम सेकसरिया ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था, परंतु उस साल कोलकाता की स्वतंत्रता दिवस में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी। मतलब जब देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, उस समय कोलकाता के लोग ज़्यादा लोगों ने उसमें अपनी मौजूदगी या उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। परंतु इस साल की पूरी तैयारियां की गई थी। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किए गए थे। मतलब जब प्रचार हुआ उस चीज़ का, तो उसमें सिर्फ 2000 रुपयों का खर्च किया गया था। लोगों को घर घर जाकर समझाया गया था। मतलब लोगों को घर घर जाकर ये समझाया गया था कि हमें देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है। ठीक है। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर तिरंगा फहराया गया। कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी प्रत्येक मोड़ पर तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी और घुड़सवारों का भी प्रबंध था। मतलब जब देश में दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस मनने वाला था, तो उसकी तैयारियां बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से की गई थी। क्या किया गया था? बड़े बाजार, मतलब वहाँ पर एक स्थान है कलकत्ता में, वहाँ पर क्या किया था, जितने भी मकान थे उन सभी पर तिरंगा लहराया गया था। कलकत्ता में हर भाग में झंडे लगाए गए थे। मतलब कलकत्ता के हर गली चौराहे पर तिरंगा झंडा लगाया गया था। सजावट इतनी अच्छी थी कि ऐसी सजावट पहले कभी भी नहीं हुई थी। पुलिस हर जगह तैनात थी, कहीं पर कोई दंगे या कोई खतरा ना हो जाए, इसलिए पुलिस हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वहाँ पर पहरे दे रही थी। और वहाँ पर घुड़सवारों का भी प्रबंध था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी गाड़ियाँ तो नहीं चलती थी, इसलिए वहाँ पर घुड़सवारों का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। आगे चलते हैं।
मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे ही घेर लिया। फिर भी कई जगह सुबह में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ ने मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तब उन्हें पकड़ लिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहां मारपीट भी हुई जिससे 2-4 लोगों के सिर फट गए तथा गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार किया। तो जैसे कि उन्होंने बताया था पहले ही कि इसमें आज़ादी के टाइम सेकंड स्वतंत्रता दिवस के टाइम पर जो जो घटनाएं घटित हुई उन सभी चीज़ों का यहाँ पर वर्णन है। तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर सभा होने वाली थी उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे ही घेर लिया था और फिर भी जगह को घेर लेने के बाद भी कई जगह पर वहाँ पर झंडा फिर भी फहराया गया। अब एक जगह का जिक्र है, श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थियों के मंत्री थे अविनाश बाबू। यहाँ पर उन्होंने पहले ही झंडा पकड़ लिया था, ठीक है। और जो दूसरी ओर सुंदरी पार्क था बड़ा बाजार में, वहाँ पर कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री थे जिनका नाम था हरीश चंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही पुलिस ने वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था और वहाँ पर कई तरह की मारपीट भी हुई जिसमें क्या हुआ, 2-4 लोग घायल हो गए और 2-4 लोगों के वहाँ पर सिर फट गए थे। दूसरी ओर क्या हुआ, गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस जिसमें कई सारी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब गुजरात सेविका संघ मतलब ये महिलाओं का एक संघ था जिसमें क्या हुआ था, लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जुलूस निकालने के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया। जगह जगह उत्सव और जुलूस के फोटो उतारे गए। दो तीन कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिनमें पूर्णा दास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णा दास पर था। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मारवाड़ी स्कूल में कितने बजे झंडा फहराया गया, 11 बजे। और कई जगह पे उत्सव और जुलूस के फोटो भी निकाले गए और कई लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया जिनमें से पूर्णा दास और पुरुषोत्तम दास प्रमुख थे। ये किन में प्रमुख थे, ये पुरुषों में प्रमुख थे। अब आगे कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार किनके ऊपर था, पूर्णा दास के ऊपर था जिनको क्या कर लिया गया था, जिनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे की बात यह है, स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी थी और लोग टोलियां बनाकर घूमने लगे थे। अब जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ रहा था तो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर पहले ही मैदान में पहुंचकर जमा होने लगे थे और टोलियां बनाकर घूमने लगे थे, ग्रुप बनाकर घूमने लगे थे, क्योंकि अगर कोई भी सिंगल घूमता तो आसानी से पुलिस वाले उन पर हमला करके उनको गिरफ्तार कर सकते थे। इसलिए वे कैसे घूम रहे थे, वे ग्रुप बनाकर घूम रहे थे। इतनी बड़ी सभा कभी नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के आधार पर अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी और भाग लेने वाले व्यक्तियों को दोषी समझा जाएगा। तो मतलब उस टाइम पुलिस कमिश्नर का आदेश निकला हुआ था कि कोई भी लोग सभा नहीं कर सकते और जो लोग सभा करेंगे या जो लोग इस सभा में भाग लेंगे उन व्यक्तियों को दोषी समझा जाएगा। और कौंसिल के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। तो यहाँ पर एक नाम आया है कौंसिल, उनका नोटिस था कि 4:34 पर क्या फहराया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ऐसा कहाँ छपा था, ऐसा उनके कौटिल के नोटिस में छपा हुआ था। आगे चलते हैं। ठीक 4 सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आगे आए, ठीक है। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई थी। हुआ क्या था बच्चों कि यहाँ पर 4 बज चुके थे, झंडा फहराने का समय भी हो चुका था। तो क्या सुभाष चंद्र बोस जी आगे आ गए थे और हुआ क्या, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो सुभाष चंद्र बोस जी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई और उन्हें रोक भी नहीं पाई थी। तो पुलिस ने अपनी लाठियाँ चलाई और कई लोग घायल हो गए, पर सुभाष बाबू पर लाठियाँ भी पड़ी। और हुआ क्या, तो पुलिस जैसे ही वे आगे आए तो पुलिस वालों ने अपनी लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी थी, जिन लाठियों से कई लोग घायल भी हो गए और कुछ लाठियाँ सुभाष चंद्र बोस जी पर भी पड़ी। वे जोर से वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ने लगे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी जिससे
चटर्जी का सिर फट गया था। उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही थी। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लॉकअप भेज दिया गया। तो बच्चों उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आंदोलन उग्र होने लगा था तो उग्र होते ही सुभाष चंद्र बोस जी ने वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। अब जैसे ही उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए तो पुलिस वालों ने अपनी लाठियां और तेजी से बरसानी उन पर शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ, कई लोग घायल हो गए। तो उनमें एक नाम उभर कर आया जिनका नाम है क्षितिज चटर्जी। तो ये भी पुलिस वालों के डंडे से घायल हो गए और उनसे उनका सर फट गया। और जहाँ पर जो स्त्रियां थी जिनका मोन्यूमेंट चल रहा था, अपने ग्रुप को लेकर ये भी मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर आगे बढ़कर झंडा फहराने लगी थी। तो हुआ क्या, वहाँ पर सुभाष चंद्र जी को पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर लॉकअप की ओर भेज दिया गया। तो बच्चों ये सब क्या क्यों हो रहा था, क्योंकि देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवानी थी, इसलिए देश में कई तरह के आंदोलन चल रहे थे, जिसमें से सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये उसी का एक हिस्सा है। कुछ देर बाद वहाँ से स्त्रियां जुलूस बनाकर चली और साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो क्या हुआ, जब दंगे होने लगे वहाँ पर सुभाष चंद्र जी को गिरफ्तार कर लिया तो स्त्रियों ने क्या किया, जुलूस बनाकर निकली और उस जुलूस में कई स्त्रियां जुड़ती गई और बहुत सारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे बहुत आदमी घायल हो गए। तो क्या किया, पुलिस ने अपने डंडे बरसाने शुरू किए, जिससे बहुत सारे लोग वहां पर घायल हो गए थे। धमतल्ले के मोड़ के पास आकर जुलूस टूट गया। तो जैसे ही वहां पर एक जगह है जिसका नाम है धर्मतले, तो वहां पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 महिलाएं वहीं पर बैठ गई, जिससे पुलिस से पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। और जैसे ही वहां पर आकर जुलूस टूटा तो 50-60 महिलाएं वहीं पर बैठ गई, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया था, लाल बाजार भेज दिया था। स्त्रियों का एक भाग आगे विमला देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, मतलब स्त्रियों का एक भाग था जिसको लीड कर रही थी विमला देवी। ये विमला देवी अपने नेतृत्व में इस ग्रुप को आगे बढ़ा रही थी, जिसे बहू बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया। और इस ग्रुप को भी कहाँ पर रोक दिया गया था, बहू बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया था। वे वहीं बैठ गई, है ना। जैसे ही जुलूस रुका तो वे वहीं पर बैठ गई। 1.5 घंटे बाद एक लॉरी में बिठाकर लाल बाजार ले गया। तो उनको भी क्या किया गया, जैसे ही वह बैठी वहां पर, उसके कुछ समय बाद वहां पर एक गाड़ी आई जिसमें उन सभी को बिठाकर गिरफ्तार करके लाल बाजार ले जाया गया। अब आगे चलते हैं। ब्रजलाल गोयंका को पकड़ा गया। उसके बाद किसको पकड़ा गया था, ब्रजलाल गोयंका को पकड़ा गया और मदलासा भी पकड़ी गई। और एक और ग्रुप संचालिका थी जिनका नाम था मदालसा, उनको भी पकड़ लिया गया। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई, जिन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ दिया गया था। तो क्या हुआ, ये सारी स्त्रियां क्या कर रही थी, आंदोलन कर रही थी स्वतंत्रता का। तो इन्हें पकड़ लिया गया और रात को 9 बजे इन्हें छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी सारी ज़्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी, मतलब उस टाइम में इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। करीब 200 लोग घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था। आज वो कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासियों की यहाँ काम नहीं हो सकता। तो मतलब वो ये कहते हैं लेखक कि उस टाइम जो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वो उस समय सबसे ज़्यादा थी। आदमियों की संख्या का तो पता नहीं, पर लेडीज़ें कितनी थी, 105 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जो कलकत्ता का वो दिन था वो इतिहास में कभी भी भुलाया जा नहीं सकता, क्योंकि कलकत्ता के ऊपर एक कलंक लगा हुआ था कि कलकत्ता वासियों से कोई भी काम नहीं हो सकता। तो कलकत्ता वासियों ने अपने साहस का परिचय देते हुए ये सिद्ध किया कि वे भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं और उसमें पूरा सहयोग दे सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इस चैप्टर की समरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस चैप्टर की समरी अच्छे से समझ आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इस पे आपको सभी तरह के नोट्स, ई बुक्स, PDF, वीडियोस सारे बहुत ही कस्टमाइज वे में मिल सकते हैं। तो अभी एक हमारी न्यूली ई बुक्स लॉन्च हुई है जो काफ़ी नॉमिनल प्राइस इनका रखा गया है, तो इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पे आप मेरा कोड
PREETI प्रीति 30 लगाएंगे तो आपको इस पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा, जो काफ़ी, जिससे आपकी ई बुक्स की प्राइस काफ़ी कम हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ चैप्टर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। थैंक यू।